हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 11 सॉल्व करेंगे। 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल विजिट करोगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हो। 10 मॉक टेस्ट मतलब 1000 MCQ PYQ की प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़रूर से देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट में। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया है, क्योंकि अलग अलग किताब है, अलग अलग जो स्टडी मटेरियल है आपके सिलेबस में, ये जो पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ के और मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का जो टेस्ट है वो ज़रूर अटेम्प्ट करना, आप भी सॉल्व करते जाना, साथ साथ में कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना, जो मैं सही आंसर बताऊंगी उससे मैच करते जाना। लास्ट में आपका जो भी स्कोर रहे नेगेटिव मार्किंग के साथ कैलकुलेट करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज का टारगेट रहने वाला है 75 प्लस का। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि मुझे लगता है इतना स्कोर आपका होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग पूरी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तभी आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़े चांसेस रहेंगे, है ना। अब टेस्ट सॉल्व करने के बाद रुक नहीं जाना है, इसके बाद इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है आपको, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो आपने पढ़ा ही नहीं था, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत हो गया है। ठीक है, या फिर आपको आता था फिर भी गलत हो गया है, मतलब रिविज़न की कमी है और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1478 में। अगर संवत की बात की जाए तो 1535 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो सीही गांव या फिर रुनकता में इनका जन्म माना जाता है। सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है सूरदास जी को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सुर सागर है, साहित्य लहरी है, और सुर सारावली। शिव धनुष भंग की सूचना किसे मिली थी? तो परशुराम जी को शिव धनुष भंग होने की सूचना मिली थी। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले से क्या कहा? तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले को पागल कहा। बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर के पद गाते थे। कहानी में लेखक ने नवाब साहब के व्यवहार को किस शब्द से वर्णित किया है? सनक शब्द से वर्णित किया है। मनु भंडारी ने महाभोज में किस पात्र को जीवित किया? तो मनु भंडारी की जो एक कहानी है, एक कहानी यह भी, ठीक है, उसमें एक पात्र था जिसको उन्होंने फिर से महाभोज में भी लिया था, उसी सेम पात्र को। तो कौन सा पात्र था वो? दास साहब का या फिर दास साहब का। मिठाई की दुकान किससे सजाई जाती थी? तो मिठाई की जो दुकान थी उसको मिट्टी और पत्तों से सजाया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस का ही है। जो चैप्टर हिंदी में दिया हुआ है माता का अंचल, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। लायुंग किस नदी के किनारे बसा है? लायुंग जो है वो तिस्ता नदी के किनारे बसा है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? किम प्लस वा किम वा, ये सही है। अभि प्लस सेक अभिषेक, ये भी सही है। राम प्लस आयन रामायण, ये गलत है। सम प्लस तोष संतोष, ये सही है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन मिलके क्या बनता है? रामायण। राम प्लस अयन का मतलब होता है चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र रामायण है।
तो ऑप्शन 3 सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। अनगिनत शब्द में कौन सा समास है? अनगिनत शब्द में तत्पुरुष समास है। काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है? गुणवान, मूर्ख, निर्जीव या फिर अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़कर 5 क्वेश्चंस के आंसर हमको देना है। पढ़ते हैं। यही है प्रेम की भावना जिसे हमने संवाद और पहचान की अनिवार्य शर्त माना है। क्या मनुष्य को सिर्फ कला और धर्म में ही उपलब्ध हो सकती है, या वो हर मनुष्य का वरदान और सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी प्रतिज्ञा भी बन सकती है? ये एक कसौटी है जिसके आधार पर हमें अपनी सभ्यता, राज्य सत्ता और आर्थिक व्यवस्था को परखना होगा। हमें उन समस्त सिद्धांतों, नीतियों, व्यवस्थाओं, क्रांतियों को अस्वीकार करना पड़ेगा यदि वे मनुष्य की मनुष्य से पहचान को धुंधलाती है, उसके आत्म उन्मूलन के भाव को गहरा करती है। दूसरे शब्दों में हमको मानना होगा कि अधिनायकवादी व्यवस्था मनुष्य की पहचान और सार्थक संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वो उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर देती है जिस पर हर अधूरा मनुष्य संपूर्ण बनने का स्वप्न देखता है। संपूर्ण क्रांति के बारे में अलग अलग अटकलें लगाई जाती है, किंतु हम इस छोटे से सरल सत्य को भूल जाते हैं कि वो क्रांति संपूर्ण होती है जिसकी परिकल्पना में संपूर्ण मनुष्य होता है। मनुष्य ने अपनी संपूर्णता का बिंब जो आज तक कला और धर्म में देखा है, क्या उसे वो ऐसे समाज में उपलब्ध कर सकता है जहाँ वो स्वप्न में नहीं, अपने दैनिक यथार्थ में संपूर्ण हो सके? ये एक बिंदु है, यहाँ मनुष्य, ईश्वर और कलाकार बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं। मुझे इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि साक्षात्कार की ये संभावना केवल लोकतंत्र में ही फलीभूत हो सकती है, अधिनायकवादी व्यवस्था में नहीं। उसका रूप चाहे कुछ भी हो, अधिनायकवादी व्यवस्था में दायित्व नहीं, डर रहता है, जबकि दायित्व की असली भावना केवल मनुष्य की स्वतंत्रता से उत्प्रेरित होती है। पहला प्रश्न है, मनुष्य की पहचान और सार्थक संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा किसको बताया गया है? अधिनायकवादी व्यवस्था को। अधिनायकवादी व्यवस्था में लोगों के दायित्व की भावना का अभाव रहता है, क्योंकि इसमें मनुष्य को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार फिर से आप पीछे जाकर पैसेज पढ़ सकते हो। लेखक के अनुसार मनुष्य, ईश्वर और कलाकार में बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार की संभावना निहित है लोकतंत्र में। गद्यांश के अनुसार संपूर्ण क्रांति से तात्पर्य उस क्रांति से है जिसकी परिकल्पना में संपूर्ण मनुष्य होता है। लेखक के अनुसार संवाद और पहचान की अनिवार्य शर्त है प्रेम भावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? शब्दालंकार, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति? तो अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर जो शब्दालंकार होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और जो अर्थालंकार होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी और भी अलंकार के प्रकार होते हैं। बाकी अलंकार का भेद अगर देखें तो शब्दालंकार है। किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? तो घृणा की अनुभूति विभत्स रस में होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या फिर घृणा। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय या डर। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। What does लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा था? अ बंच ऑफ रॉबर्स, अ बंच ऑफ लायर्स, अ बंच ऑफ फूल्स या फिर अ बंच ऑफ क्रुक्स? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है धोखेबाज, बेईमान। ठीक है। अ गेस्ट एट द स्पेक्टिकुलर सेरेमनी आर कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज
They have been invited as guests to attend it. They are eminent world leaders witnessing it. ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा। जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है आपका फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, उसका ये क्वेश्चन है और वो सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल बाय दोज हु renounce worldly life like the Buddha, take out the arrow and become strong, grieve, suffer, then move on, recognize terms of life and let go of complaint। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आज के जो क्वेश्चन है उसमें कई सारे क्वेश्चन में हमको ऑप्शंस भी पूरे पूरे पढ़ने पड़ रहे हैं, तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे और आपको भी सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है। Which belief about dragons is in contrast to Custard's behavior in the extract? Dragons are brave and feared. Dragons can grant wishes. Dragons can become invisible at will. Dragons are soft-hearted and kind. तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। Dragons are brave and feared. Why was the young seagull afraid to fly? क्यों डरती थी वो young seagull? डरता था उड़ने से। लेजी था, ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ही वांटेड टू स्टे विद हिज पेरेंट्स, के साथ रहना चाहता था, या फिर ही वॉज टू स्मॉल, बहुत छोटा था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। उसको ऐसा लगता था मैं उड़ूंगा तो मेरे जो पंख है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। वॉट वॉज एन फ्रैंक्स व्यू ऑन पेपर? पेपर को लेकर एना फ्रैंक के व्यूज़ क्या थे? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। वाई डिड हॉरेस डेनबी रॉब अ सेफ एवरी ईयर? हॉरेस डेनबी जो था हर साल एक तिजोरी चोरी क्यों करता था? टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए। वाई वॉज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर? भोली के पापा उसके लिए क्यों चिंतित थे? शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में अच्छी थी ना तो वो ज़्यादा बुद्धिमान थी, तो उनको लगता था इससे कौन शादी करेगा, तो उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज फॉर द पोइट? तो उसका मूड चेंज हो गया था, हिज मूड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वॉट डिड द पायरेट हैव इन हिज हैंड? जो पायरेट जो डाकू था उसके हाथ में क्या था? एक पिस्तौल थी। वॉट डिड सिद्धार्थ गौतमा सी द मूव्ड हिम टू सीक एनलाइटमेंट? क्या क्या चार दृश्य दिखाई दिए थे गौतम बुद्धा को? एक बीमार आदमी दिखाई दिया था, सिक मैन, एक बूढ़ा आदमी था, फ्यूनरल प्रोसेशन, एक मरे हुए की वो जा रही थी, एंड अ मॉन्क, एक सन्यासी दिखाई दिया था। What was the name of the scientist in the making of a scientist? साइंटिस्ट का नाम क्या था? रिचर्ड एब्राइट्स नाम था साइंटिस्ट का। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करना है कौन सा है इस सेंटेंस में। आई हैव बिन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस फॉर तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है और हैव बिन रीडिंग आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। चूज द करेक्ट मॉडल, कौन सा मॉडल वर्ब आएगा इसमें? यू डैश कीप योर प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। फिल इन द ब्लैंक, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश अ सर्टिफिकेट रिसीव्स। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच है सब्जेक्ट ना कि पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर रहता है तो उसके साथ जो भी वर्ब यूज़ होती है उसमें एस या ई एस लगता है, तो रिसीव्स का यूज़ होगा। रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव नॉट गॉट डैश पेन्स इन माई बैग। ऑप्शन बी एनी इसका सही आंसर होगा। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस। एरर बताना है, द क्रू वर रेडी फॉर द जर्नी, तो यहाँ पर वर का यूज़ नहीं होगा, वॉज का यूज़ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। करेक्ट डिटर्मिनर बताना है, देयर इज डैश वाटर इन द जग, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। फिल इन द ब्लैंक, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट,
तो जब भी नीदर नॉर या ईदर और के साथ कोई सेंटेंस आता है तो जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसकी वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है, मतलब एक से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब क्या है? वर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश MA इन इंग्लिश। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होगा? तो यहाँ पर देखो AEIOU का अगर साउंड आता है तो उसके साथ AN का यूज़ होता है और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ A का यूज़ होता है। तो यहाँ पर M है। ठीक है, M क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हम जब भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो M आता है। ए आ रहा है ना, AEIOU वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर N का यूज़ होगा। आपको साउंड से देखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस है ये? प्लीज क्लोज द डोर। देखो, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं मतलब एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव मतलब आप कुछ करने के लिए कह रहे हो, जैसे कि क्लोज द डोर, है ना, शट अप, सिट डाउन। इस तरह से जो आप ऑर्डर देने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। एक्सक्लामेटरी मतलब आश्चर्यजनक, लाइक चौंक जाते हैं ना, हुर्रे वी वॉन, हम जीत गए, जहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क आता है। तो यहाँ पर प्लीज क्लोज द डोर, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है और इसके परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इस अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को सही दर्शाता है? रिएक्टेंट्स, तो जिनकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम और क्लोरीन की, और उत्पाद क्या बन रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो रिएक्टेंट्स है वो सोडियम और क्लोरीन है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सोडियम क्लोराइड है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन के अनुसार क्या अनुपात होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहते हैं, ऑक्सीजन का 1 रहता है, तो 2:1। यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बाय मास अगर पूछे द्रव्यमान के अनुसार तो 1:8 आएगा, कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम के अनुसार 2:1 और मास के अनुसार 1:8। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बाकी जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो खट्टा दूध या दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बिना बूझा चूना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, मार्बल। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चिप्स वगैरह के पैकेट में आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। पानी के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने वाली धातुएं कौन सी हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब सोडियम के एक टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये आग पकड़ लेता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो एक सर है ना यूट्यूब पर, आशु सर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं सोडियम से। अधातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? अधातुओं के बारे में कथन बताना है, पढ़ते चारों कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ब्रोमीन एक तरल अधातु का उदाहरण है। हाँ, सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ये सारे सही हैं।
एक कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, उस कार्बन यौगिक का नाम क्या होना चाहिए? तो 2 परमाणु होते हैं उसको एथेन कहा जाता है, ठीक है। एक परमाणु होता है तो उसको मिथ कहा जाता है, तो मीथेन बनता है। 4 वाले को ब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। एक छात्र पढ़ता है कि जो सिरका होता है, विनेगर होता है, जो एथेनॉइक अम्ल का एक तनु रूप है, सर्दियों के दौरान ये जम जाता है। ये शुद्ध एथेनॉइक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में क्या संकेत देता है कि इसका गलनांक कम होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही तोड़ा जाता है, फिर उसे अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन अच्छा सी यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। मनुष्यों में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो श्वसन का जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब पूछे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। नीचे कुछ अपशिष्ट पदार्थों की सूची दी गई है, जैसे कि कटी हुई घास, पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक के खिलौने, उपयोग की जा चुकी चाय की पत्तियां, पुराने कपड़े, कागज के स्ट्रॉ, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों के किस समूह को जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना है। तो कटी हुई घास तो है, पॉलीथिन बैग हो जाएगा एक, तो प्लास्टिक के खिलौने हो जाएंगे, चाय की पत्तियाँ, पुराने कपड़े तो हो जाते हैं, कागज़ के स्ट्रॉ भी हो जाएंगे। तो ये पॉलीथिन बैग और प्लास्टिक के खिलौने कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एक चालक तार पर 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 14 जूल का कार्य किया जाता है। इन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विभवांतर V होता है बराबर किया गया कार्य, जो वर्क डन होता है, जो कि 14 जूल कार्य किया गया है वो, अपॉन में आवेश, चार्ज कितना है? 2 कूलाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन में आवेश, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ये फॉर्मूला है। काट देंगे इसको, 2 7 14, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर एक फ्यूज़ तार जो है वो बार बार पिघल जाता है, जल जाता है। ऐसे में किस प्रकार के फ्यूज़ तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? अधिक लंबाई का, कम त्रिज्या का, कम लंबाई का या फिर अधिक त्रिज्या का? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अधिक त्रिज्या का। एक व्यक्ति मेडिकल जांच के लिए गया और पाया कि उसकी आंखों के लेंस की वक्रता बढ़ रही है। वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है? मायोपिया से। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती है, जैसे कि मुझे भी। और इसमें कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं हम? कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है? कालाजार, पीलिया, हैजा या फिर सिफिलिस? ऑप्शन डी सिफिलिस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा होता है इसमें? तो ट्रिपोनेमा पैलिडम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसका इसमें रोल रहता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में गोनेरिया हो जाएगा, HIV एड्स तो पता ही है वो भी होता है। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो 12, 13, 14 साल के बच्चे होते हैं उनमें। निम्नलिखित में से लड़कों में यौन परिपक्वता से जुड़े एक परिवर्तन को चिन्हित करना है, स्पेशली जो लड़कों में होता है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि, आवाज़ का फटना, वजन बढ़ना या फिर दूध के दांतों का टूटना? तो दूध के दांत तो बचपन में ही टूट जाते हैं, है ना। किशोर अवस्था का तो इससे कोई संबंध है ही नहीं। लंबाई में वृद्धि तो लड़कों लड़कियों दोनों की लंबाई में वृद्धि होती है। वजन बढ़ना तो दोनों का वजन बढ़ सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का फटना। यहाँ पर देखा होगा ना, लड़कों में
लड़कों का जो वॉइस बॉक्स होता है उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। वो लड़कों में ही होता है, लड़कियों में वो नहीं होता है। तो उस टाइम पर जो उनकी आवाज़ है वो थोड़ी सी फटी फटी सी आती है, थोड़ी अजीब सी उनकी आवाज़ हो जाती है, लंबाई भी एकदम बढ़ जाती है। तो बच्चे उस टाइम पर ना थोड़े से इनसिक्योर फील करने लगते हैं, पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, आवाज़ अजीब हो जाती है, चेहरे पर पिंपल आना, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं उस टाइम पर, उस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक भिन्नता का एक उदाहरण है? एक व्यक्ति के शरीर पर चोट का निशान है लेकिन उसके दोस्त के शरीर पर नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उम्र में बड़ा है। रीता मांस खाती है लेकिन उसकी बहन गीता जो है वो शाकाहारी है। दो बच्चों की आंखों का रंग अलग अलग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आनुवांशिक भिन्नता मतलब दोनों की आंखों का कलर अलग अलग होना, बाकी तीनों का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म 1807 में कहाँ पर हुआ था? ट्यूरिन, रोम, जेनोआ या फिर अटलांटा? तो जेनोआ में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने डैश को एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया था। लिबर्टी, स्वतंत्रता को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उस टाइम पर जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए थे, स्वतंत्रता, समानता वगैरह सबके, ठीक है। तो स्वतंत्रता को एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। उसका नाम क्या था उस महिला का? मरियन था। ला पत्रिये के, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है ना। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अब वहाँ पर जो वर्ड्स वगैरह यूज़ किए गए थे, ठीक है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के थे। तो उसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ला पत्रिये होगा। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिये मीन्स, ला पैट्रिये के विचार का अर्थ क्या है? एक फ्रेंच वर्ड बोल सकते हैं, फ्रेंच वर्ड है ये। मातृभूमि, पितृभूमि, नागरिक या राजशाही? ऑप्शन बी फादरलैंड, पितृभूमि इसका सही आंसर होगा। हिंदी में पितृभूमि ना भी करो तो फादरलैंड, ठीक है। ला पैट्रिया मतलब फादरलैंड। यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मार्सेई, बर्न, ज्यूरिख या फिर जेनोआ में? तो यंग इटली नाम का जो एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना 1831 में मैजिनी ने करी थी, फ्रांस के मार्सेई शहर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा मैजिनी ने 1833 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न में यंग यूरोप नाम के गुप्त संगठन की स्थापना भी करी थी। तो दोनों संगठन याद रखना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी? जबरन भर्ती के कारण गांवों में व्यापक गुस्सा था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। आयकर शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उपरोक्त सभी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1921 की जनगणना के अनुसार लाखों लोग डैश के कारण मर गए थे। एपिडेमिक और फेमाइन्स, महामारी और अकाल के कारण। सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सत्याग्रह कोई शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति नहीं है, ये कमज़ोरों का हथियार है। एक सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर होगा। ये कोई शारीरिक बल नहीं है और एक सत्याग्रही जो होता है वो अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है। डैश एक्ट के अनुसार बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। कौन से एक्ट के अनुसार? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार, ठीक है। वहाँ पर चाय के बागान में जो लेबर वगैरह काम करते थे उनको वहीं पर बंधक बनाकर रखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही करेक्ट स्टेटमेंट बताना है चारों में से। अजैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव। जैव संसाधन वे सभी चीज़ें हैं जो निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टानों और धातुओं से बनी हैं। ए और बी दोनों विकल्प गलत हैं, दोनों ए और बी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोनों गलत है क्योंकि दोनों अपोजिट लिखा हुआ है। जो अजैव संसाधन होते हैं उनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि निर्जीव चीज़ें चट्टान, धातु वगैरह से बनी होती है। और जो जैव संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव।
हबार्डिया हेप्टान्यूरॉन किसकी एक प्रजाति है? पेड़, पौधा, घास या फूल? किसकी प्रजाति है? ऑप्शन सी घास इसका सही आंसर होगा, घास की प्रजाति है। प्राचीन काल से ही नागार्जुनकोंडा में परिष्कृत उन्नत सिंचाई प्रणालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। कोयना बांध डैश में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। कहाँ पर है कोयना बांध? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही थी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बलुआ पत्थर और अभ्रक किसके उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर जो सैंडस्टोन होता है और अभ्रक जो माइका होता है वो अधात्विक खनिज के उदाहरण है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। उद्योगों की अवस्थिति निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होती है? बाजार, श्रम, कच्चा माल, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बेल्जियम की कुल आबादी में से 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो 59% जो लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं जो कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। जो 40% है वो फ्रेंच बोलते हैं, वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले 40% वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और बाकी जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। इसी के विपरीत अगर हम देखें, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, तो राजधानी में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। श्रीलंका के अधिकांश सिहली भाषी लोग डैश है, बौद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है? बेल्जियम, श्रीलंका बेल्जियम दोनों या फिर कोई नहीं? एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नारीवादी आंदोलनों फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। कट्टरपंथी महिला आंदोलनों का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लाना था। आंदोलनों में महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बढ़ाने, उनके शैक्षणिक और करियर के अवसरों में सुधार करने की मांग की गई थी। महिलाओं को मताधिकार देने के लिए विभिन्न देशों में आंदोलन हुए थे। सारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन, पुरुषों के वर्चस्व वाला समाज। ठीक है, जहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो पुरुषों में होती है। बाकी इसके विपरीत मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मातृ सत्तात्मक समाज होता है जहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व वाला समाज होता है। अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन, सिंधु घाटी सभ्यता को हम मान सकते हैं। अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ऐसा समाज चाहिए, ठीक है, किसी को भी ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व हो या पुरुषों का वर्चस्व हो, किसी एक का नहीं होना चाहिए, दोनों का ही बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विकास के लिए लोग डैश के मिश्रण को देखते हैं, लक्ष्य, जिम्मेदारियां, जवाबदेही या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो डेवलपमेंट के लिए जो लोग होते हैं वो गोल्स, लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1970-71 में भारत में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक उत्पादन किया था? जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? 1970-71 की बात हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अर्थ क्या होता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी बेचने की इच्छा रखता हो। एक व्यक्ति जो खरीदने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई चीज़ है मेरे पास, मुझे बेचनी है और दूसरे को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई मान लो लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप मुझको बेचना है और किसी और को ख़रीदना है,
तो यहाँ पर बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। डैश एक सस्ते विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। चाइना, चीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय इर्रेशनल नहीं है? चारों में से जो इर्रेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, वो हमको बताना है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय संख्या होगी। पहले यहाँ पर समझो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। वहीं पर जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो परिमेय संख्या होती है, जैसे कि √4। स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9, 3 का होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है। वहीं पर जो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जो अपरिमेय संख्याएं होती है उसमें हम किसी को प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तब भी वो पूरी संख्या अपरिमेय ही रहेगी। तो यहाँ पर √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हमने प्लस कर दिया है, माइनस कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है, तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो प्लस और माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये भी तो अपरिमेय हो गया। लेकिन इसको आप जब थोड़ा आप सॉल्व करोगे, जैसे कि हम करते हैं सॉल्व, ठीक है, 3 + √7 है और 3 - √7 है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 होता है। 9 - 7 कितना आ गया? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सॉल्व करने पर वो परिमेय संख्या आ रही है, बाकी सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक समान है तो कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसके शून्यक समान तब होते हैं जब जो विविक्तिकर होता है उसका मान कितना होता है? 0 के बराबर होता है। यहाँ पर b² ये 4ac इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4ac हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो भी नंबर होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी b की वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो अगर प्लस में रहेगा तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस रहेगा तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है। तो यहाँ पर b² पर जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। वहीं पर a और c दोनों अगर प्लस प्लस में रहेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो भी वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। c और b के चिन्ह विपरीत है, c और b के चिन्ह, c और a के चिन्ह विपरीत है, तो a और c के चिन्ह सेम रहने चाहिए, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तभी सही बन पाएगा। c और b के चिन्ह समान है, c और a के चिन्ह समान है, तो c और a के चिन्ह समान होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश न्यूमरेटर में से एक घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 को जोड़ दिया जाता है। तो प्राप्त भिन्न वो फ्रैक्शन हमको बताना है। हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है? x/y है। x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। सबसे पहले भिन्न 1/3 कब होगी? जब उसके अंश में से एक घटाया जाएगा। तो अंश न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो नंबर होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, नीचे वाले में कुछ भी प्लस माइनस करने को नहीं बोला है तो एज इट इज़ रहने दो, = 1/3, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। न्यूमरेटर में से एक माइनस करने पर भिन्न क्या हो जाती है? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब 1/4 भिन्न कब हो जाती है? जब उसके हर में 8 को जोड़ दिया जाता है। ये फ्रैक्शन है
अब न्यूमरेटर में ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे हर में हमको 8 जोड़ देना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू y प्लस 8। फोर एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस 8। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। इसको भी ऐसे ही जमा लेंगे, 4x, ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 4x कितना बचा, माइनस का x, और इधर बचा प्लस का 8 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। 2 में अगर पुट करेंगे तो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 5, 5 चौक 20, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12, तो y की वैल्यू 12। तो x अपॉन y था, x की वैल्यू 5 अपॉन y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन भिन्न क्या आ गया, 5/12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इफ a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। अगर a जो प्रथम पद है वो 10 है, जो सार्वंतर है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस d है वो 10 है, तो पहली 4 टर्म्स क्या होगी, एक समांतर श्रेणी की, वो हमको बताना है। ठीक है, देखो पहली टर्म मतलब a1 तो कितना हो गया, 10 हो गया। दूसरी टर्म a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी, 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 20। a3 निकालना है तो a प्लस 2d, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगी तीसरी टर्म, तो 10 20 30 और चौथी टर्म 40। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप कितनी भी टर्म्स आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो देखो भुजाओं की लंबाई के आधार पर जो ट्रायंगल्स, जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जिस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है, तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, उसको स्केलन नहीं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ही अलग अलग होती है उसको स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक रोम्बस है, उसके जो विकर्ण है उनकी लंबाई है 16 और 12, तो भुजा की लंबाई निकालनी है। रोम्बस होता क्या है, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं ना, ये स्क्वायर बनाया, इसको यहाँ से किक मारो तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ये टेढ़ा स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज बोलते हैं जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान होती है। इसके जो विकर्ण है, जो डायगोनल से उनकी लंबाई दी हुई है, ठीक है, एक की कितनी है 16 है और इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो लंबाई है ये पूरे की 16 है, तो ये आधी आधी कितनी हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी, और ये पूरी 12 है तो ये 6 6 हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हम 6 मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं 8 मान लेते हैं। अब भुजा की लंबाई हमको निकालनी है, मतलब ये हमको निकालना है। और याद रखना जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो भुजा की लंबाई साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा 100। ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट 100 कितना होता है 10, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
यदि एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसकी दो भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का प्लस करके, ठीक है। तो एक भुजा 30 है, दूसरी भुजा 40 है, तीसरी भुजा की लंबाई हमको निकालनी है। और पूरा ये जो परिमाप है वो कितना दिया है? 100 दिया है। तो इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। 100 में से 70 जाएगा तो 30। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1। ये आइडेंटिटी है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस का था, इक्वल के उधर गया 1 के साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साइन 90 माइनस ए एंड कॉस ए आर डिफरेंट, सेम, नॉट रिलेटेड, नन ऑफ द अबव। साइन 90 माइनस ए और कॉस ए में क्या रिलेशन है? तो दोनों सेम होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब देखा जाने वाला बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो मीनार है, ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हैं। ये भोलू यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब ये ऊपर देखेगा तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और ऊपर अगर खड़ा होता और वहाँ से नीचे देखता तो यहाँ पर जो एंगल बनता उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एक वृत्त की एक बार में अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये वृत्त बनाया है, स्पर्श रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर टच करे उसको टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो कितनी पैरेलल समांतर स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? तो एक ये बना दी, इसके पैरेलल एक ये बना दी। यहाँ पर बनाएंगे तो ये तो सीकेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो बिंदुओं पर टच कर रही है। तो यहाँ पर एक और दो, सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 35 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्या क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r1 प्लस r2, ठीक है, दोनों त्रिज्याओं का सम इंटू तिर्यक ऊंचाई l। पाई की वैल्यू 22/7, r1 कितना है 25, r2 कितना है 8, तिर्यक ऊंचाई है 35। 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 इंटू यहाँ से 5 बचा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 10, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप करो मल्टीप्लाई, ठीक है, टीकना मत। कैलकुलेटर कहाँ गया? 22 इंटू 33 इंटू 5, 3630। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बैग में 5 सफ़ेद कंचे, 8 लाल कंचे और 4 बैंगनी कंचे हैं। यदि हम यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकालते हैं तो बैंगनी कंचा नहीं मिलने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, बैंगनी कंचा नहीं चाहिए। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल मार्बल हो जाएंगे 8, 5, 13, 4, 17, तो अपॉन में 17 आ गया। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? तो बैंगनी कंचा नहीं चाहिए, तो बैंगनी के 4 छोड़ दो, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13।
13/17। अच्छा, पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको कट कर दो। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0। ठीक है, 17 7 119 होता है। कितना बचेगा, 11, है ना। 0 लगाएंगे, 6 जा कट जाएगा, 0.76, 0.77 अप्रोक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यदि किसी बारंबारता बंटन का जो माध्य है वो 7.5 है, समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है 120 + 3 के है, समेशन एफ 30 है, तो के का मान हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो माध्य एक्स होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ। ठीक है, माध्य कितना है, 7.5 दिया हुआ है। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 120 + 3 के अपॉन में समेशन एफ की है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 में, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। इधर कितना बचा, 120 + 3 के। 225 में से 120 को माइनस करेंगे तो बचेगा 105। ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 15। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो भी आपका स्कोर रहा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से जाकर आप और रिवाइज कर सकते हो। सारे ही मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो और पढ़ लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी कर देना। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि और भी इसी तरह के मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाएगी। स्क्रीन पर देखो, मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ जाकर सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो। हिंदी ग्रामर अगर पढ़ना है तो हिंदी ग्रामर के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर ग्रामर हिंदी पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी लेक्चर्स अगर देखना चाहते हो इंग्लिश मैथ्स वगैरह के, तो वो भी मैंने पढ़ाए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।